नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश के सेकंड चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। पिछले पार्ट में हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। मेरी ये बुक राजीव प्रकाशन की है। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो YouTube पर आप सर्च कर सकते हैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और उसके आगे आप जोड़ दीजिए डिज़ायर पॉइंट। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के इसके पहले पार्ट का अध्ययन कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। यहाँ से देखिए, कहते हैं कि अ फ्यू मोमेंट्स लेटर। मोमेंट्स मतलब होता है क्षण, फ्यू मतलब कुछ। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षण बाद। वी आल, हम सभी ने, लिफ्टेड, उठाई, आवर आइस, हमारी आँखें। हम सभी ने हमारी आँखें उठाई इन ऑ का मतलब होता है भय या डर। ठीक है, तो कुछ क्षणों बाद हम सभी ने हमारी आंखें भय से ऊपर उठाई। एज ए स्पेक्टिकुलर एरे, स्पेक्टिकुलर एरे मतलब होता है शानदार प्रदर्शन। ठीक है, तो स्पेक्टिकुलर एरे था, एक शानदार प्रदर्शन था ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, साउथ अफ्रीका के जेट का, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टरों का, एंड ट्रूप कैरियर्स, और लड़ाकू विमानों का। रोड, वो दहाड़ रहे थे इन अ परफेक्ट फॉर्मेशन। देखिए, परफेक्ट फॉर्मेशन भी मतलब, परफेक्ट फॉर्मेशन का मतलब भी यहाँ पर होगा शानदार प्रदर्शन, और स्पेक्टिकुलर एरे का मतलब भी यहाँ पर होगा शानदार प्रदर्शन। ठीक है, दो का मतलब एक ही है, क्योंकि एक शानदार प्रदर्शन हो रहा था। किसका किसका हो रहा था? जेट्स का, हेलीकॉप्टर्स का और लड़ाकू विमानों का। ओवर द यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग के ओवर, ऊपर। फिर से कि अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षण बाद, वी आर लिफ्टेड आवर आइज, हम सभी ने अपनी आंखें उठाई इन ऑ, भय से। एज ए स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, क्योंकि साउथ अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के जेट्स, जेट, हेलीकॉप्टर और ट्रूप कैरियर्स और लड़ाकू विमान रोड, दहाड़ रहे थे। परफेक्ट फॉर्मेशन, एक शानदार तरीके से, ओवर द यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के जेट, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों की दहाड़ का एक शानदार नज़ारा हो रहा था। ठीक है, दोनों तरह से बता दिया, डाउट्स नहीं होने चाहिए। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले, ये केवल एक डिस्प्ले नहीं था, ये केवल एक प्रदर्शन नहीं था ऑफ पिन पॉइंट प्रिकिशन। पिन पॉइंट प्रिकिशन मतलब होता है एकदम सही तालमेल। ठीक है, तो पिन पॉइंट प्रिसीजन, ये एक सही तालमेल का प्रदर्शन मात्र नहीं था, एंड मिलिट्री फोर्स, और सेना बल या फौजी शक्ति का ये केवल प्रदर्शन मात्र नहीं था, बल्कि अ डेमोन्स्ट्रेशन, ये एक प्रदर्शन था ऑफ द मिलिट्रीज, मिलिट्री की, लगा है आगे अपोस्ट्राफी यस, जिसका मतलब होता है का, की, के। तो मिलिट्रीज, आर्मी की लॉयल्टी, निष्ठा का, टू डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के प्रति, टू अ न्यू गवर्नमेंट, उस नई सरकार के प्रति दैट हैड बीन फ्रीली, जो फ्रीली, आज़ादी पूर्वक, एंड फेयरली, और सही ढंग से इलेक्टेड, चुनी गई थी। क्लियर है? फिर से चैप्टर थोड़ा सा आपके लिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको नहीं समझ में आ सकते, तो ध्यान देना। ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं जो नए हैं आपके लिए। आप ऐसे समझो कि किसी नए व्यक्ति से आप पहली बार मित्रता कर रहे हो, बस वही हाल है इस चैप्टर के वर्ड्स के साथ। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बस वर्ड्स नए हैं। तो कहते हैं इट वाज नॉट, नहीं, ओनली मतलब केवल, अ डिस्प्ले मतलब प्रदर्शन, तो ये केवल एक प्रदर्शन नहीं था, ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन्स, एकदम सही तालमेल का, एंड मिलिट्री फोर्स, और फौजी शक्ति का। तो एकदम सही तालमेल और फौजी शक्ति का ये केवल प्रदर्शन नहीं था,
बट अ डेमोस्ट्रेशन, लेकिन ये एक प्रदर्शन था, या फिर बल्कि ये प्रदर्शन था, डेमोस्ट्रेशन मतलब भी प्रदर्शन ही होता है, लेकिन यह एक प्रदर्शन था ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी, फौजी शक्ति की निष्ठा का या सेना की निष्ठा का, ठीक है, टू डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के प्रति, ठीक है, प्रजातंत्र के प्रति सेना की मिलिट्री लॉयल्टी, सेना की निष्ठा या सेना की ईमानदारी का ये प्रदर्शन था, डेमोस्ट्रेशन, ठीक है। कैमरा की वजह से थोड़ा डाउट्स हो सकते हैं आपको। देखिए, टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक ऐसी नई सरकार के प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली, जो आज़ादी से, एंड फेयरली, और सही ढंग से इलेक्टेड, चुनी गई थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही क्षणों पहले, द हाईएस्ट जर्नल्स, उच्चतम पदों पर नियुक्त जर्नल्स ने, ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, साउथ अफ्रीका की डिफेंस फोर्स मतलब सुरक्षा बल के, एंड पुलिस, और पुलिस के। तो ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले, दक्षिण अफ्रीका के सुरक्षा बलों और पुलिस के हाईएस्ट जर्नल्स, उच्चतम जर्नलों ने, देयर चेस्ट, जिनकी छातियाँ, बेडक्ट, सजी हुई थी, विथ रिबन्स, रिबन से, एंड मेडल, और मेडल से, फ्रॉम डेज गोन बाई, पहले से ही, अर्थात इनके इलेक्शन जीतने से पहले से ही उनकी छातियों पर रिबन और मेडल्स लगे थे। तो आप इसको सीधे सीधे ऐसे ही बोलिए कि जिनकी छातियाँ रिबन और मेडल्स से सजी हुई थी, सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लीज्ड देयर लॉयल्टी, और उनकी लॉयल्टी की, उनकी ईमानदारी की शपथ ली, ठीक है, उन्होंने मुझे सल्यूट किया और अपनी वफादारी या ईमानदारी की शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं भूला नहीं था, ऑफ द फैक्ट, इस बात को, मैं इस बात को भूला नहीं था, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कि कुछ ही साल पहले, दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड, उन्होंने सल्यूट नहीं किया था, मी, मुझे, बट अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे गिरफ्तार किया था। इस मी का मतलब है मुझे, ठीक है, यानी इनको गिरफ्तार किया गया था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, तब ये जाके लीडर बने हैं। चलो आगे पढ़ लेंगे हम इनको। तो आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं इस बात को भूला नहीं था, ऑफ द फैक्ट, मैं इस बात को भूला नहीं था, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कि कुछ ही साल पहले, दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड, इन्होंने मुझे सल्यूट नहीं किया था, बट अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे गिरफ्तार किया था। फाइनली अ चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। ध्यान से समझना, ये वाली लाइन बच्चों को बहुत डिस्टर्ब करती है। कहते हैं फाइनली, अंत में, अ चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स, इम्पाला जेट मतलब होता है स्पाला जेट, ठीक है, ये एक प्रकार के विमान होते हैं। इमेज में देख सकते हैं कैसे ये धुआं छोड़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है। स्मोक ट्रेल मतलब होता है धुआं छोड़ना, ठीक है। लेफ्ट मतलब होता है छोड़ना, न्यू मतलब नई, साउथ मतलब दक्षिण, अफ्रीकन मतलब अफ्रीका, फ्लैग मतलब झंडा। तो नए दक्षिण अफ्रीका के झंडे, ठीक है, यानी झंडा, फ्लैग है तो झंडा। अब देखो, फाइनली, अंत में, अ चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स, इम्पाला जेट विमानों ने या स्पाला जेट विमानों ने स्मोक ट्रेल, धुआं छोड़ा, ऑफ ब्लैक, काले रंग का, रेड हरे रंग, रेड लाल रंग का, ग्रीन हरे रंग का, ब्लू नीले रंग का, एंड गोल्ड और सुनहरे रंग का, ऑफ द न्यू, नए, साउथ अफ्रीकन फ्लैग, नए दक्षिण अफ्रीका के झंडे के आकार में, ठीक है। अब चेवरॉन मतलब होता है एक तरह से वी आकार का बन जाता है, क्योंकि आगे जहाज जाता है और पीछे उसके यहाँ पे धुआं निकलता रहता है, इस तरह से ये एक वी आकार बन जाता है, ठीक है। तो चेवरॉन मतलब एक तरह से वी आकार में। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको ऐसे पढ़ेंगे कि फाइनली, अंत में या अंततः, इम्पाला जेट्स, स्पाला जेट विमानों ने न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, नए दक्षिण अफ्रीका के झंडे के चेवरॉन आकार में या झंडे के वी आकार में, ठीक है। चेवरॉन मतलब एक तरह से वी आकार ही बन जाता है ऐसे, ठीक है, आप देख सकते हैं इमेज में, ठीक है। तो इसको अंत में या अंततः
स्पाला जेट्स ने दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे के चेवरॉन मतलब वी आकार में, ठीक है, वी आकार में या वी आकार के पैटर्न में, चेवरॉन मतलब वी आकार के पैटर्न में या फिर वी आकार में, ठीक है, चेवरॉन का इतना ही मतलब है बस। तो फाइनली अंततः स्पाला जेट विमानों ने दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे के वी आकार के पैटर्न में ट्रेल एक पट्टी छोड़ी जो कि ब्लैक काली थी, रेड लाल थी, ग्रीन हरी थी, ब्लू नीली थी एंड गोल्ड और सुनहरे रंग की थी। ऐसा पढ़ सकते हैं। दूसरा तरीका, सबसे पहले आप पढ़ोगे फाइनली, फाइनली का मतलब होता है अंततः, फिर आपको आ जाना है स्पाला जेट्स पर। तो स्पाला जेट विमानों ने दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे के वी आकार के पैटर्न में काली, लाल, हरी, नीली और सुनहरे रंग का धुआं छोड़ा। स्मोक ट्रेल मतलब होता है धुआं छोड़ना। कई तरह से बता दिया। अब डाउट्स नहीं होने चाहिए, एक बार पॉज करो, खुद से पढ़ लो कि अंततः स्पाला जेट विमानों ने नए दक्षिण अफ्रीका के झंडे के वी आकार के पैटर्न में काला, लाल, हरा, नीला और सुनहरे रंग का धुआं छोड़ा। क्लियर है? आगे द डे, वह दिन, वाज सिंबलाइज्ड, प्रतीक बन गया फॉर मी, मेरे लिए, वह दिन मेरे लिए प्रतीक बन गया। बाय द प्लेइंग, क्योंकि उस दिन बजाए गए आवर 2 नेशनल एंथेम्स, हमारे 2 राष्ट्रीय गीत। वो दिन मेरे लिए प्रतीक बन गया क्योंकि उस दिन हमारे 2 राष्ट्रीय गीत बजाए गए या फिर गाए गए, ठीक है। एंड द विजन ऑफ वाइट्स, यानी सफ़ेद लोगों ने, गोरे लोगों ने, विजन ऑफ वाइट मतलब होता है श्वेत लोगों का स्वप्न, ठीक है, लेकिन आप कहोगे कि गोरे लोगों ने सिंगिंग गाया निशोकी शिलेल आई अफ्रीका, निशोकी शिलेल आई अफ्रीका गाया। एंड ब्लैक्स, और काले लोगों ने, ये राष्ट्रगान का नाम है, ठीक है, जैसे मेरा नाम अमित है तो अमित से अब राहुल तो हो नहीं जाएगा, जहाँ लिखूंगा अमित ही लिखूंगा ना, तो अमित की हिंदी भी कुछ नहीं होती, ठीक है, अमित की हिंदी अमित ही होगी। इंग्लिश में बोलोगे तो भी अमित, चाइनीज़ में बोलोगे तो भी अमित, अमित बुलाओगे तभी मैं सुनूंगा, ऐसे वैसे तो सुनूंगा नहीं कि राहुल या सोनिया बुलाओगे तो सुनूंगा नहीं ना, तो अमित बुलाओगे तभी सुनूंगा, तो वही चीज़। तो नशों की शिलेल अफ्रीका गोरे लोगों ने गाया, एंड ब्लैक्स, और काले लोगों ने सिंगिंग, और काले लोग गा रहे थे डाइस्टीम, और काले लोग डाइस्टीम गा रहे थे द ओल्ड एंथेम, पुराना राष्ट्रगीत ऑफ रिपब्लिक, यानी पुराना राष्ट्रगीत रिपब्लिक का, गणतंत्र का, ठीक है। आल्दो, यद्यपि, दैट डे, उस दिन, नेदर ग्रुप, दोनों में से किसी भी ग्रुप को न्यू नहीं पता था द लिरिक्स ऑफ द एंथेम, एंथेम के लिरिक्स यानी राष्ट्रगान की सही लय उस दिन किसी भी ग्रुप को पता नहीं थी। यद्यपि उस दिन किसी भी ग्रुप को राष्ट्रगान की सही लय पता नहीं थी। दे वंस डिस्पाइज्ड, दे वंस डिस्पाइज्ड, डिस्पाइज मतलब होता है घृणा करना, जिससे वो घृणा करते थे, जिससे वो दोनों नफरत करते थे। भाई गोरे लोग जो थे वो डाइस्टीम से नफरत करते थे क्योंकि काले लोग गा रहे थे, और काले लोग जो थे वो नशों की शिलेल अफ्रीका से नफरत करते थे क्योंकि वो गोरे लोगों का गीत था। वही बात है कि इतना शोषण करने के बाद कौन मानेगा कि उनकी बात सही है, ठीक है, वही चीज़। दे वंस डिस्पाइट, जिससे वो दोनों नफरत करते थे। दे वुड सून नो, जल्दी ही वो जान लेंगे द वर्ड्स, उन शब्दों को, बाय हार्ट, दिल से, यानी वो जल्द ही उन शब्दों को याद कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनाग्रेशन, इनाग्रेशन मतलब उद्घाटन या शपथ ग्रहण या फिर राज्याभिषेक, तो राज्याभिषेक के दिन या उद्घाटन के दिन आई वॉज ओवरवेल्म्ड, मैं ओत प्रोत था विद द सेंस, भावना से, ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की। तो उद्घाटन वाले दिन मैं इतिहास की भावना से ओत प्रोत था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ साल बाद, द बिटर, भयंकर, एंग्लो बोर वार, तो भयंकर एंग्लो बोर वार के कुछ साल बाद, एंड बिफोर, और पहले, बिफोर मतलब पहले, माई ओन बर्थ, और मेरे खुद के जन्म के पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल, गोरे लोगों ने या गोरी चमड़ी वाले लोगों ने, ऑफ साउथ अफ्रीका,
साउथ अफ्रीका के। साउथ अफ्रीका के गोरी चमड़ी वाले लोगों ने पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस मतलब अपने विवादों को पैच्ड अप सुलझा लिया, अपने विवादों को सुलझा लिया एंड इरेक्टेड अ सिस्टम और एक सिस्टम या एक प्रणाली खड़ी कर दी ऑफ रेशियल डोमेशन और रेशियल डोमेशन की यानी जातीय प्रभुत्व वाली एक प्रणाली का निर्माण कर दिया या एक सिस्टम का निर्माण कर दिया या फिर एक व्यवस्था का निर्माण कर दिया अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, काली चमड़ी वाले लोगों के खिलाफ, ऑफ देयर ओन लैंड, उनकी खुद की धरती पर। क्लियर है? द स्ट्रक्चर, ये ढांचा, दे क्रिएटेड, जो उन्होंने बनाया था, अर्थात ये जो ढांचा उन लोगों ने बनाया था, फॉर्म्ड द बेसिस, इसका आधार था ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, सबसे कठोर, मोस्ट इनह्यूमन, सबसे अमानवीय सोसाइटी, समाज का। ठीक है? द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, जो ढांचा उन्होंने बनाया था, फॉर्म द बेसिस, इसका आधार सबसे कठोर और सबसे अमानवीय समाज था। सोसाइटी मतलब समाज, समाज का आधार था, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है? तो ढांचा या फिर द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, जो ढांचा उन्होंने बनाया था, फॉर्म द बेसिस, उसका आधार सबसे कठोर और सबसे अमानवीय समाज था। ठीक है? द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन का मतलब है जिससे संसार अपरिचित था या जिससे संसार पहली बार परिचित हुआ था, यानी पूरे संसार में ऐसा कभी नहीं हुआ था। ठीक है? जितना अत्याचार इन गोरे लोगों ने उन काले लोगों पर किया, इतना अत्याचार किसी ने पूरे विश्व में किसी ने किसी पर भी नहीं किया था। ठीक है? तो आप इसको एक शब्द में कैसे बोलेंगे? आप सीधा सीधा कहेंगे कि जो ढांचा दे हैड क्रिएटेड, जो उन्होंने ढांचा बनाया था, वो संसार का सबसे कठोर और सबसे अमानवीय समाज का आधार था। ऐसे पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा। देखो ऐसे पढ़ो कि जो ढांचा उन्होंने बनाया था उसका आधार संसार का सबसे कठोर और सबसे अमानवीय समाज था। ठीक है? यानी वो जो समाज था गोरे लोगों का, वो बहुत कठोर था और बहुत ही अमानवीय था, अर्थात उनमें दया बिल्कुल भी नहीं थी। वो गोरे लोगों को वो गोरे लोग काले लोगों को बहुत परेशान करते थे। क्लियर होना चाहिए, डाउट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है? एक बार रिवीजन कर लेना क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपके लिए नए हैं। चलो आगे कहते हैं कि नाउ, अब इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेड, और मेरे खुद के 8वें दशक में, एज अ मैन, एक व्यक्ति के रूप में। दशक मतलब होता है 10 साल। ठीक है? तो अब कह रहे हैं ओन 8th डिकेड, 8 डिकेड बीत चुके हैं, 8 दशक बीत चुके हैं एज अ मैन, एक व्यक्ति के रूप में, और मेरे खुद के एक व्यक्ति के रूप में 8वें दशक में, दशक मतलब 10 यानी 80 साल के हो गए ये। दैट सिस्टम, वो व्यवस्था या फिर वो प्रणाली, हैड बीन नॉट अनमाइंडफुल ऑवर्टेड फॉरएवर, हमेशा के लिए पलट दी गई है, एंड रिप्लेस्ड बाय वन, रिप्लेस्ड मतलब होता है उसका स्थान किसी और ने ले लिया, और रिप्लेस कर दी गई है, अर्थात ये उसका स्थान बाय वन, एक ऐसे ढांचे ने ले लिया है या एक ऐसी व्यवस्था ने ले लिया है, दैट रिकॉग्नाइज्ड, जो पहचानती है, द राइट्स, अधिकारों को, एंड फ्रीडम, और आज़ादी को, ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों की, जो सभी लोगों के अधिकारों और आज़ादी को पहचानती है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी स्किन, चमड़ी के कलर को नज़रअंदाज करके या उनकी चमड़ी के रंग के भेदभाव को समाप्त करके। ठीक है? या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उनकी चमड़ी के रंग को ध्यान में ना रखते हुए। ठीक है? यानी उनकी चमड़ी के रंग को नहीं देखती कि आप गोरे हो या काले, आपका जो अधिकार है वो आपको दिया जाएगा, आपका कोई भी शोषण नहीं करेगा। बस देखो बेटा, रिवीजन ज़रूर करना क्योंकि आपके लिए शब्द सभी नए हैं। ठीक है? आप पहली बार इतने बड़े स्तर पर पढ़ रहे हो, भले आप हाई स्कूल में हो। अब आगे क्या कहते हैं कि दैट डे, उस दिन, हैड कम अबाउट थ्रू, दैट डे हैड कम, ये दिन आया है, अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस, अनइमेजिनेबल
अकल्पनीय सैक्रिफाइसेस, कुर्बानियों की वजह से, ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल, मेरे हजारों लोगों की। तो वह दिन मेरे हजारों लोगों की अकल्पनीय कुर्बानियों की वजह से आया है। ठीक है। पीपल हु सेक्रीफाइस, पीपल ऐसे लोग हु सेक्रीफाइस सफरिंग, हु सफरिंग जिनके कष्टों को, एंड करेज और साहस को, कैन नेवर बी काउंटेड कभी गिना नहीं जा सकता, और रिपेड और ना ही उसकी कीमत चुकाई जा सकती है। ठीक है। ऐसे लोग जिनके कष्टों को और उनके साहस को कैन नेवर बी काउंटेड कभी गिना नहीं जा सकता, और रिपेड और ना ही कभी उसकी कीमत चुकाई जा सकती है। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया, एज आई हैव, जैसा मैं हमेशा महसूस करता हूँ, ऑन सो मैनी अदर डेज, अन्य दिनों पर। ठीक है। मैंने उस दिन वैसा ही महसूस किया जैसा मैं अन्य दिनों पर महसूस करता हूँ, दैट की आई वॉज सिंपली द सम, सिंपली द सम, मैं केवल जोड़ हूँ, ऑफ ऑल दोज, उन सभी अफ्रीकी पैट्रियोट्स, उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले चले गए, अर्थात जो मुझसे पहले मर गए। ठीक है। तो आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन ये महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी डेज, जैसा कि मैं हर दूसरे दिन या हर अन्य दिन महसूस करता हूँ, दैट आई वॉज सिंपली द सम, कि मैं केवल एक जोड़ हूँ, ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले चले गए। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, वो लंबी एंड नोबल और पवित्र लाइन रेखा, वो लंबी और पवित्र रेखा एंडेड, समाप्त हो गई, एंड नाउ और अब, बिगिन अगेन, फिर से शुरू हुई है, विथ मी, मेरे साथ। ठीक है। वो लंबी और पवित्र रेखा समाप्त हो गई, एंड नाउ बिगिन अगेन विथ मी, और अब वह मेरे साथ फिर से शुरू हुई है। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक, आई वॉज पेन्ड, मुझे दुख है या फिर मैं दुखी हूँ। ठीक है। दैट आई वॉज नॉट एबल, कि मैं योग्य नहीं हूँ, टू थैंक, धन्यवाद कहने के, देम, उन लोगों को। मुझे इस बात का दुख है कि मैं उन लोगों को धन्यवाद नहीं दे सकता, एंड दैट दे वर नॉट एबल, और वो भी योग्य नहीं है, टू सी, देखने के, और इस बात का भी दुख है कि वो देख नहीं सकते। दे वर नॉट एबल, मैं थोड़ा सा तेज पढ़ा रहा हूँ क्या, हो सकता है, एक सेकंड। देखो बेटा, यहाँ पे इसका मतलब ही यही है, ऐसा आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा आगे चले गए, तेज चले गए, नहीं। देखो, आई वॉज पेन्ड, मुझे दुख है, दैट की आई वॉज नॉट एबल, मैं योग्य नहीं हूँ, टू थैंक देम, थैंक देम मतलब उनको धन्यवाद कहने के। अब जब मर गए हैं तो उनको धन्यवाद कैसे कहोगे, तो सीधा सीधा इसका मतलब इतना सा है कि मुझे दुख है कि मैं उनको धन्यवाद नहीं कह सकता। हो गया। तो इसमें तेज तो मैं गया ही नहीं था, मैं तो आराम से जा रहा था, बस इसका मतलब थोड़ा सा मैंने एक एक करके नहीं बताया। एंड दैट, और मुझे इस बात का भी दुख है, दे वर नॉट एबल, कि वो योग्य नहीं है, एबल मतलब योग्य, टू सी, देखने के, कि वो देखने के योग्य नहीं, अर्थात वो मर गए हैं तो कैसे देखेंगे। और मुझे इस बात का भी दुख है कि वो लोग देख नहीं सकते, सीधा सा मतलब इसका इतना है कि वर नॉट एबल टू सी, यानी वो लोग देख नहीं सकते कि व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस, कि उनके बलिदान ने, हैड ब्रॉट, क्या लाया है, यानी उनके बलिदान की उपलब्धि क्या है, इसको भी वो देख नहीं सकते। क्लियर है, आगे चलें। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड, अपार्थीड मतलब होता है रंग भेद, तो रंग भेद की नीति ने क्रिएटेड अ डीप, एक गहरा, एंड लास्टिंग बॉन्ड, और लास्टिंग मतलब होता है गहरा, और एक कभी ना भरने वाला वाउंड, घाव दिया है, इन माई कंट्री, मेरे देश को, एंड माई पीपल, और मेरे लोगों को। तो द पॉलिसी अपार्थीड, रंग भेद की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों को कभी ना भरने वाला और एक गहरा घाव दिया है, पहला तरीका। दूसरा तरीका सीधे सीधे पढ़ लो कि रंग भेद की प्रथा ने एक गहरा और कभी ना भरने वाला घाव मेरे देश और मेरे लोगों को दिया है। ऑल ऑफ अस, हम सभी, विल स्पेंड मैनी ईयर्स, कई साल बिताएंगे, हम सभी कई साल गुजारेंगे, इफ़ नॉट जनरेशंस, यदि पीढ़ियाँ नहीं, जनरेशन मतलब पीढ़ियाँ, अर्थात इस घाव को भरने में अगर पीढ़ियाँ नहीं लगी, जैसे पीढ़ियाँ लग जाती है ना विकास होने में, एक पीढ़ी बहुत गरीब है, दूसरी पीढ़ी थोड़ी सी अमीर, तीसरी पीढ़ी और अमीर, चौथी पीढ़ी बहुत अमीर, इस तरह से धीरे धीरे अमीर होते हैं। वही चीज़ कह रहे हैं कि अगर जनरेशन्स नहीं लगे, पीढ़ियाँ नहीं लगी, तो भी कई साल लगेंगे। कभी कभी ऐसी चोट लग जाती है जिसको भूलने में सालों लग जाते हैं। ठीक है,
तो कहने का मतलब यही है कि कुछ ऐसी घटना हो जाए आपके साथ जिसे आप भूलने में आपको बहुत ज़्यादा लंबा समय लगे, वो चीज़। तो वी ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सभी कई वर्ष गुजारेंगे, इफ़ नॉट जनरेशन, यदि पीढ़ियाँ नहीं तो कई वर्ष हम सभी गुजारेंगे, रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट, इस गहरे जख्म को रिकवर करने में, भरने के लिए, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि इस गहरे जख्म को भरने के लिए, प्रोफाउंड हर्ट, गहरे जख्म को, रिकवरिंग, भरने के लिए यदि हम पीढ़ियाँ नहीं तो भी कई साल गुजारेंगे। क्लियर है? फिर से कि ऑल ऑफ अस, हम सभी, विल स्पेंड मैनी ईयर्स, कई साल गुजारेंगे, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, इस गहरे घाव को भरने के लिए, इफ़ नॉट जनरेशन, यदि अनेकों पीढ़ियाँ नहीं। ठीक है, यानी हो सकता है ये घाव भरने में पीढ़ियाँ ना लगे लेकिन फिर भी कई साल लग जाएंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशंस एंड ब्रूसली हैड अनदर अनडाइटेड इफेक्ट एंड दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर। ये लंबा है, थोड़ा सा ध्यान से समझना कि बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूसली हैड अनदर अनडाइटेड इफेक्ट। देखो क्या कह रहे हैं कि बट लेकिन, द डिकेड्स, दशक, ऑफ ऑपरेशंस, दमन के या अत्याचार के दशक, एंड ब्रूटैलिटी, और निर्दयता के दशक, हैड अनदर अनइंटेंटेड इफेक्ट, इसका भी एक अनदर, एक अलग, अनइंटेंटेड इफेक्ट, अप्रत्यक्ष इफेक्ट रहा है, अप्रत्यक्ष प्रभाव रहा है। ठीक है, लेकिन इन अत्याचारों से भरे और निर्दयता से भरे दशकों का भी एक अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव रहा है। एंड दैट वाज दैट, और इसीलिए इट प्रोड्यूस्ड, इसने प्रोड्यूस किया, इसीलिए इसने पैदा किया, द ओलिवर थैम्बोस को, द वॉल्टर सिशुलोस को, द चीफ लुथुलिस को। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जी, महात्मा गांधी, बहुत सारे लोग थे, सुभाष चंद्र बोस जी, तो उसी तरह से इनके यहाँ पे, यानी इनके यहाँ पे भी बहुत सारे लोग पैदा हुए जिन्होंने विरोध किया और अपने आप को आज़ाद कराया। द यूसुफ डैडूस, द ब्रायन फिशर, द रॉबर्ट शुबुकवेश ऑफ आवर टाइम, हमारे समय के। ठीक है, यानी उस समय जब इन लोगों पर बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा था तो उस समय इस तरह के नेता उत्पन्न हुए। तो बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी, लेकिन ब्रूटैलिटी और ऑपरेशंस, अत्याचार और निर्दयता के दशकों का भी एक अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव रहा, जिसकी वजह से प्रोड्यूस्ड, उत्पन्न हुए या पैदा हुए या सामने आए, द ओलिवर ताम्बोस, अब नाम ही है, पढ़ लेना, ओलिवर टाम्बोस, द वाल्टर सिशुलोस, चीफ लुथुसिस, यूसुफ दादोस, द ब्रायन फिशर, द रॉबर्ट शुबुकोस ऑफ आवर टाइम, हमारे समय के। ठीक है, यानी सीधे सीधे कह रहे हैं कि लेकिन अनेकों दशकों के या कई दशकों के अत्याचार और निर्दयता का एक ऐसा भी प्रभाव रहा या फिर एक अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव रहा जिसकी वजह से, और बहुत सारे नाम हैं अब यहाँ पे, ओलिवर ताम्बोस, वाल्टर सिसूस, चीफ लुथ्यूस, यूसुफ दादोस, ब्रायन फिशर, द रॉबर्ट्स बोस ऑफ आवर टाइम, ये सभी लोग, हमारे समय के ये सभी लोग सामने आए। मेन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, मेन, ऐसे लोग, ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, जिनमें अद्भुत साहस था। ठीक है, अद्भुत साहस वाले लोग, विजडम, बुद्धि वाले लोग, एंड जेनरोसिटी, और नेकी से भरे लोग, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन, दैट देयर लाइक, यहाँ तक कि उनके जैसे लोग, मे नेवर, शायद, नेवर बी नोन अगेन, दोबारा पैदा नहीं होंगे, अर्थात शायद उनके जैसा लोग फिर से कभी नहीं होंगे। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे लोग पैदा हुए जिनके जैसे लोग शायद दोबारा कभी नहीं होंगे। बहुत सारे डाउट्स आए हैं इस लाइन में, मैं समझ सकता हूँ। देखो, कुछ भी है नहीं, बट द डिकेड मतलब होता है दशक, डिकेड्स लगाए तो हो जाएगा दशकों ने। ठीक है, बट द दशक यानी बट द डिकेड्स यानी दशकों में, ऑफ ऑपरेशन, अत्याचार,
एंड ब्रूटलिटी और निर्दयता के। हैड अनदर एक अन्य अनइंटेंडेड अप्रत्यक्ष इफेक्ट प्रभाव रहा। ठीक है, लेकिन अत्याचारों से भरे, अब ऐसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ कि अत्याचार से और निर्दयता से भरे इन दशकों का एक अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव भी रहा। ठीक है, छोटा कर दो, लड़ना ही नहीं है इस चैप्टर से, नहीं लड़ेंगे, जाओ कुश्ती कैंसिल, नहीं लड़ेंगे, छोटा हो गया, इतना हमको आ गया। अब देखो मेरी पेन चल नहीं रही, कोई बात नहीं, समझ लो इतना। ठीक है, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड, और इसीलिए इसने प्रोड्यूस किया, इसीलिए इसने निर्माण किया, या फिर इसीलिए सामने आए ओलिवर थॉम्बोस, वाल्टर सिसुलोस, चीफ लुचिलिस, यूसुफ दादोश, ब्रैम फिशर, द रॉबर्ट शुबुक्स ऑफ आवर टाइम, हमारे समय में। और इसीलिए हमारे समय में ये सभी लोग जिनके नाम दिए गए, ये लोग सामने आए या उभर कर आगे आए। क्लियर हो गया? नाम ही तो पढ़ना है, पढ़ लेना खुद से। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, मैन ऐसे लोग, सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज जिनमें अद्भुत साहस था, विजडम बुद्धि थी, एंड जेनरसिटी और नेकी से भरे हुए थे, दैट देयर लाइक, यहाँ तक कि देयर लाइक उनके जैसे लोग में शायद नेवर बी नोन अगेन, दोबारा पैदा नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? Perhaps it requires such depth of operations to create such height of character। देखो इतनी बड़ी बात इन्होंने फिर कही कि इतने ज़्यादा कष्ट की आवश्यकता भी है। बहुत ज़्यादा सुख मिल जाए तो चैन से सोने लगता है इंसान, लेकिन जब कष्ट होता है, तो जब किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाई जाए और उसकी गहराई तक उसको छेड़ दिया जाए, यानी बहुत गहरी बात बोल दी जाए, तो जो व्यक्ति होते हैं, जो महान लोग होते हैं, वो अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करते हैं। कोई ऐसी बात बोल दे आपको जो बहुत बुरी लग जाए, तो कुछ भी हो जाए आप सबसे आगे बढ़ के दिखाओगे वो चीज़। तो वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने कहा कि पर शायद इट रिक्वायर्स, आवश्यक है, शायद आवश्यक है, सच डेप्थ, ऐसी गहराई वाले ऑपरेशंस, डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, ऐसी गहराई वाले अत्याचार की, परहैप्स इट रिक्वायर्स, शायद आवश्यकता है, टू क्रिएट, निर्माण करने के लिए, सच हाइट्स, इतनी हाइट्स यानी ऐसे ऊंचाइयों वाले ऑफ कैरेक्टर, चरित्र की, ऊंचाइयों वाले ऐसे चरित्र का निर्माण करने के लिए शायद इतने गहरे अत्याचार की ही आवश्यकता है। हो गया? तो परहैप्स इट रिक्वायर्स, तो शायद आवश्यकता है, सच डेप्थ ऑपरेशन, इतने गहरे अत्याचार की, टू क्रिएट, निर्माण करने के लिए, सच हाइट ऑफ कैरेक्टर, इतनी ऊंचाई वाले चरित्र का। ठीक है, तो इतनी ऊंचाई वाले चरित्र का निर्माण करने के लिए शायद इतने गहरे अत्याचार की ही आवश्यकता है। माई कंट्री इज रिच द मिनरल्स एंड जेम्स, मेरा देश हीरे मोतियों से और खनिजों से भरपूर है। लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो इसकी मिट्टी के नीचे लेटे हैं। ठीक है, लाई मतलब लेटे हैं, बीनीथ इट्स सॉइल, इसकी मिट्टी के नीचे, जो इसकी मिट्टी के नीचे लेटे हैं। ठीक है, यानी खुदाई करने पर ही तो मिलेगा ये सब सामान, तो वही कह रहे हैं कि जो इसकी मिट्टी के नीचे लेटे हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा से जानता हूँ, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो इसकी मिट्टी के नीचे दबे पड़े हैं। ठीक है, लेटे ही जरूरी नहीं है। ठीक है, तो बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा से जानता हूँ, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, कि इसकी सबसे महानतम दौलत, इट इज पीपल, इसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर, जो फाइनर हैं, शुद्ध हैं, एंड ट्रूअर और सच्चे हैं, देन द प्योरेस्ट डायमंड, शुद्धतम हीरे से भी कहीं ज़्यादा, जो शुद्धतम हीरे से भी कहीं ज़्यादा शुद्ध और सच्चे हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं सुंदर और सच्चे हैं। ये देखो सभी नेता यहाँ पे चिपका दिए गए हैं जिनके नाम तुमको पढ़ने थे ज़बरदस्ती। ठीक है, ये देख रहे हो, देख रहे हो? चलो भाई आगे आगे कह रहे हैं कि इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, कॉमरेड्स मतलब होता है साथी, तो इन्हीं साथियों की वजह से, इन द स्ट्रगल, संघर्ष के दौरान, तो संघर्ष के दौरान इन्हीं साथियों से आई लर्न, मैंने सीखा, द मीनिंग ऑफ करेज, साहस का अर्थ, मीनिंग मतलब अर्थ, साहस, करेज मतलब साहस। तो संघर्ष के दौरान इन्हीं साथियों से मैंने साहस का अर्थ सीखा,
तो टाइम एंड अगेन, समय समय पर, आई हैव सीन, मैंने देखा है, मैन पुरुषों को एंड वुमेन और महिलाओं को रिस्क, खतरा मोल लेते हुए, एंड गिव देयर लाइफ्स, और उनका जीवन कुर्बान करते हुए, फॉर एन आइडिया, एक सिद्धांत के लिए। तो मैंने पुरुषों और महिलाओं को एक सिद्धांत के लिए खतरा मोल लेते हुए और अपना जीवन बलिदान करते हुए देखा है। आई हैव सीन, मैंने देखा है, मैंने पुरुषों को, स्टैंड अप, मैंने पुरुषों को खड़े देखा है, टू अटैक, हमले के खिलाफ, एंड टॉर्चर, और यातना के खिलाफ, विदाउट ब्रेकिंग, बिना झुके। जैसा फिल्मों में देखते हैं कि पकड़ लेते हैं जब, तो लोग उससे पूछते हैं ना कि बताओ तुम कहाँ से आए हो, जैसे कोई सेना का सिपाही हो और उसको लोग पकड़ लें और पूछे तुम कहाँ से आए हो, बता दो क्यों यहाँ पे आए हो, उसको बहुत टॉर्चर करते हैं लेकिन वो बताता नहीं है। ठीक उसी प्रकार इन लोगों को भी बहुत टॉर्चर किया जाता था, लेकिन ये लोग अपनी बात पर अड़े रहते थे कि आज़ादी चाहिए तो चाहिए। ठीक है, तो आई हैव सीन मैन, मैंने लोगों को यानी मैंने पुरुषों को खड़े देखा है, अटैक, हमलों और यातनाओं के विरुद्ध बिना झुके। ठीक है, बिना टूटे ऐसे भी कह सकते हैं। तो बिना टूटे हमलों और यातनाओं के विरुद्ध मैंने पुरुषों को खड़े देखा है। शोइंग स्ट्रेंथ, एक ऐसी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए देखा है, एंड रेजिलियंस, और ऐसी दृढ़ता का प्रदर्शन करते हुए देखा है, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो इमेजिनेशन से भी डिफाइज है, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। रेजिलियंस मतलब होता है दृढ़ता, स्ट्रेंथ मतलब होता है शक्ति या ताकत। आई लर्न, मैंने सीखा है, दैट करेज, की साहस, वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। आई लर्न, मैंने सीखा है, दैट करेज, कि साहस का अर्थ वाज नॉट द एब्सेंस, अनुपस्थिति नहीं है, ऑफ फियर, भय की। यानी मैंने सीखा है कि साहस का मतलब भय का ना होना नहीं है, बट द ट्रिम्फ ओवर इट, बल्कि इस पर ट्रिम्फ प्राप्त करना है, विजय प्राप्त करना है। ठीक है, यानी आप भय पर विजय प्राप्त कर लो। ऐसा नहीं कि आपके अंदर भय है ही नहीं, बल्कि आपने भय को जीत लिया। ठीक है, द ब्रेव मैन इज नॉट ही, द ब्रेव मैन, बहादुर व्यक्ति, इज नॉट ही, वो नहीं है, हु डज नॉट फील अफ्रेड, जिसको डर नहीं लगता। बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जिसको डर नहीं लगता, बट ही, लेकिन वो है, हु कंक्वीर्स दैट फियर, जिसने उस भय पर कंक्वीर प्राप्त कर ली है, विजय प्राप्त कर ली है। नो वन इज बर्न हिटिंग अनदर पर्सन, नो वन, कोई भी जन्म से, बर्न अर्थात बर्न मतलब जन्म, तो नो वन इज बर्न, कोई भी जन्म से, हेटिंग अनदर पर्सन, किसी व्यक्ति से हेट नहीं करता, घृणा नहीं करता। कोई भी व्यक्ति जन्म से दूसरे व्यक्ति से घृणा नहीं करता, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन, उसकी चमड़ी के रंग के आधार पर, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, उसकी चमड़ी के रंग के आधार पर कोई भी व्यक्ति जन्म से दूसरे व्यक्ति से घृणा नहीं करता। तो नो वन इज बर्न, कोई भी जन्म से, हेटिंग अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति से घृणा नहीं करता, अर्थात कोई भी व्यक्ति जन्म से दूसरे व्यक्ति से घृणा नहीं करता उसकी चमड़ी के रंग के आधार पर, और इस बैकग्राउंड, या उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर। बैकग्राउंड मतलब कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन मध्यम वर्ग से है, तो बैकग्राउंड वही होता है पृष्ठभूमि, उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर, और हिज रेजिलियंस, और उसके धर्म के आधार पर, या फिर उसके धर्म के आधार पर। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, पीपल, लोगों को, मस्ट लर्न टू हेट, घृणा करना सिखाया जाता है। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वो घृणा करना सीख सकते हैं तो दे कैन बी टॉट, तो उनको सिखाया जा सकता है, टू लव, प्रेम करना, तो उनको प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। आगे कहते हैं कि फॉर लव, क्योंकि प्रेम, कम्स मोर नेचुरली, अधिक स्वाभाविक रूप से आता है, टू ह्यूमन हार्ट, मनुष्य के हृदय में, देन इट्स अपोजिट, घृणा के तुलना में। अपोजिट, लव का अपोजिट तो हेट ही होगा ना, अपोजिट मतलब विलोम, प्रेम का विलोम क्या होगा, घृणा करना। ठीक है, तो घृणा की अपेक्षा प्रेम मानव हृदय में अधिक स्वाभाविक रूप से आता है। ठीक है, तो किसी भी बिल्ली के बच्चे को देखोगे तुरंत प्रेम आ जाएगा, कुत्ते के बच्चे को देखोगे प्रेम आ जाएगा, तो कुछ भी देखोगे, मासूम हो या फूल हो या प्रकृति ही इतना सुंदर रूप धारण कर ले कि वहीं पे बैठने का मन करे, तो प्रेम बहुत आसानी से और स्वाभाविक रूप से हमारे हृदय में आ जाता है। घृणा हम किसी विशेष व्यक्ति से ही करते हैं, सबसे घृणा नहीं करते। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहे हैं कि प्रेम अधिक स्वाभाविक रूप से मानव हृदय में आ जाता है घृणा की अपेक्षा। इवन इन द ग्रीमीश टाइम इन प्रिजन, इवन यहाँ तक कि द ग्रीमीश टाइम्स, कठोर समय में, इन प्रिजन, यानी यहाँ तक कि
प्रिजन, जेल के सबसे कठोर समय में भी, ठीक है, यहाँ तक कि जेल के दिनों में अपने सबसे गंभीर समय में भी या कठोर समय में भी, व्हेन माय कॉमरेड्स, जब मेरे साथियों को, एंड आई और मुझे, वर पुश टू आवर लिमिट्स, लिमिट्स यानी असहनीय यातनाएं दी गई। पुश्ड टू आवर लिमिट्स का मतलब है असहनीय यातनाएं दी गई। जब मुझे और मेरे साथियों को असहनीय यातनाएं दी गई तो आई वुड सी, मैं देख सकता था, ए ग्लिमर, एक झलक। तो मैंने एक झलक देखी ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की, इन वन ऑफ द गार्ड्स, एक गार्ड में, गार्डों में से एक गार्ड में मैंने मानवता की एक झलक देखी। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, परहैप्स शायद, जस्ट फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए ही, शायद वो झलक एक सेकेंड के लिए ही थी, बट इट वॉज इनफ, लेकिन ये पर्याप्त थी, टू रीअश्योर मी, मुझे आश्वस्त करने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, और अपनी यात्रा को या अपनी कोशिशों को जारी रखने के लिए, ठीक है। लेकिन ये रीश्योर मी, मुझे आश्वस्त करने और मुझे जारी रखने के लिए पर्याप्त थी, अर्थात मैं हार नहीं मानूंगा, ठीक है। मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम, मैन्स गुडनेस, मनुष्य की जो गुडनेस है, जो अच्छाई है, मनुष्य की जो नेकी है, इज़ अ फ्लेम, वो एक लौ है, दैट कैन बी हिडन, जिसे छुपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी भी एक्सटिंग्विश नहीं किया जा सकता, कभी भी बुझाया नहीं जा सकता। इन लाइफ, जीवन में, एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति के हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, ट्विन मतलब दोहरे, ऑब्लाइजेशन मतलब कर्तव्य, तो जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दोहरे कर्तव्य होते हैं। ऑब्लाइजेशन टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य, टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी के प्रति कर्तव्य, एंड चिल्ड्रन, और अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य, ठीक है। पहला तो ये हो गया, एंड ही हैज़ एन ऑब्लाइजेशन, और उसका एक कर्तव्य होता है, टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के प्रति, हिज कंट्री, और अपने देश के प्रति। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सिविल, एक सभ्य, एंड ह्यूमन, और मानवीय सोसाइटी में, समाज में, एक सभ्य और मानवीय समाज में, ईच मैन, प्रत्येक व्यक्ति, इज एबल, योग्य होता है, टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, इन कर्तव्यों को पूरा करने के, तो इन कर्तव्यों को पूरा करने के प्रत्येक व्यक्ति योग्य होता है, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंसिलेशन, अपनी खुद की इंसिलेशन यानी अपनी खुद की प्रवृत्तियों, एंड एबिलिटीज़, और योग्यताओं के आधार पर, ठीक है। तो अपनी खुद की प्रवृत्ति और योग्यताओं के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति इन कर्तव्यों को पूरा करने के योग्य होता है। बट लेकिन इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये लगभग असंभव है, फॉर अ मैन, एक व्यक्ति के लिए, ऑफ माई बर्थ एंड कलर, जो मेरे साथ या मेरे जैसा जन्मा हो, एंड कलर, और मेरे रंग में जन्मा हो, अर्थात मेरे जैसे और मेरे रंग में जन्मे व्यक्ति के लिए ये लगभग असंभव है, ठीक है। टू फुलफिल, पूरा कर पाना, देखो पहले इतना समझो कि लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में मेरे माई बर्थ, मेरे जैसे जन्मे और मेरे रंग में जन्मे व्यक्ति के लिए ये लगभग असंभव है, टू फुलफिल, पूरा कर पाना, बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, इन दोनों कर्तव्यों को। सीधे सीधे कह रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसे जन्म और रंग के व्यक्ति के लिए इन दोनों कर्तव्यों को पूरा कर पाना लगभग असंभव है, लगभग असंभव था, क्योंकि अब ये जीत चुके हैं तो सब कुछ बदल गया है, ठीक है। इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट, अ मैन ऑफ कलर यानी एक काले रंग वाला व्यक्ति, हु अटेम्प्ट, अगर कोशिश करता, टू लिव, जीवन यापन करने का, एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान की तरह, ठीक है। साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में एक काले रंग का व्यक्ति अगर एक इंसान की तरह जीवन यापन करने की कोशिश करता तो वाज पनिश्ड, तो उसे दंड दिया जाता, एंड आइसोलेटेड, और उसे अलग कर दिया जाता था, ठीक है। तो अब आगे कह रहे हैं कि इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, अ मैन हु ट्राइड, एक ऐसा व्यक्ति, हु ट्राइड, जो कोशिश करता, टू फुलफिल, सीधे सीधे बात है यहाँ पे काले लोगों के लिए, ठीक है, बार बार मैं नहीं बोल सकता, ठीक है। तो
अ मैन, एक काला व्यक्ति, हु ट्राइड, अगर कोशिश करता, टू फुलफिल हिज ड्यूटी, अपने कर्तव्य को पूरा करने की, टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति, तो वाज इनइविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, तो इनइविटेबली रिप्ड, तो उसे अलग कर दिया जाता फ्रॉम हिज फैमिली, अपने परिवार से, एंड हिज होम, और अपने घर से, एंड वाज फोर्स्ड टू लिव, और उसे जबरदस्ती रहना पड़ता लाइफ अपार्ट, अकेले, और उसे जबरदस्ती अकेले रहने के लिए मजबूर किया जाता था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा ना, क्योंकि ये सब चीज़ें कभी देखी नहीं है। देखो ध्यान से समझना कि इन साउथ अफ्रीका, सीधी सीधी बात है, काले लोगों के लिए, ठीक है, गोरे लोग काले लोगों का बहुत शोषण करते थे। तो दक्षिण अफ्रीका में अमैन, एक काला व्यक्ति, अगर अपने कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश करता अपने लोगों के प्रति, तो वाज इनइविटेबली रिप्ड, तो उसे अलग कर दिया जाता था फ्रॉम हिज फैमिली, उसके परिवार से, तो उसे उसके परिवार से अलग कर दिया जाता था, एंड हिज होम, और उसके घर से अलग कर दिया जाता था, एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसे अकेला जीवन जीने के लिए फोर्स किया जाता था, बाध्य किया जाता था, मजबूर किया जाता था। अ ट्विलाइट एक्सिस्टेंस, एक हल्के प्रकाश में, ऑफ सेक्रेसी एंड रेबिलियन, सेक्रेसी रहस्य, और रिबिलियन और विद्रोह के एक हल्के प्रकाश में जीवन, ठीक है। इसका मतलब होता है कि रहस्य, सेक्रेसी मतलब होता है रहस्य, रिबिलियन मतलब होता है विद्रोह, तो रहस्य और विद्रोह के हल्के प्रकाश में जीवन, या हल्के प्रकाश का जीवन, ठीक है। यानी उसको इसलिए उसको दिखाया जाता है कि इसने रहस्य छुपाए हैं, या फिर इसने विद्रोह किया है समाज का, इसलिए इसको अलग कर दिया गया है समाज से, तो ऐसा जीवन उसको जीना पड़ता था। सोचो इतना ज़्यादा परेशान करते थे। तो आप इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, अ ट्विलाइट एक्सिस्टेंस, अ सेक्रेसी एंड रेबिलियन, इसका मतलब होता है सेक्रेसी मतलब होता है रहस्य, रेबिलियन मतलब होता है विद्रोह, तो रहस्य और विद्रोह का हल्के प्रकाश का जीवन, ठीक है। आगे कहते हैं कि आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग, शुरू में, मैंने, डिड नॉट चूज, नहीं चुना, टू प्लेस माई पीपल, मेरे लोगों को, अबव माई फैमिली, मेरे परिवार से ऊपर, तो शुरू में मैंने अपने लोगों को मेरे परिवार से ऊपर नहीं चुना था, ठीक है। चूज मतलब चुनना, अब मतलब ऊपर, ठीक है। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, बट लेकिन इन अटेम्प्टिंग, कोशिश करते हुए, टू सर्व माई पीपल, मेरे लोगों की सेवा करने की, परंतु, या फिर यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि परंतु अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश में, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट आई वॉज प्रिवेंटेड, कि मुझे रोका गया है, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ओबिलियंस, मेरे कर्तव्यों को पूरा करने से, एज अ सन, एक बेटे के रूप में, अ ब्रदर, एक भाई के रूप में, अ फादर, एक पिता के रूप में, एंड अ हस्बैंड, और एक पति के रूप में, ठीक है। तो आई डिड नॉट द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव द फैमिली, शुरू में या प्रारंभ में मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं चुना, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के दौरान, आई फाउंड, मैंने जाना या मैंने पाया, दैट आई वॉज प्रिवेंटेड, कि मुझे रोका गया है, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, मेरे कर्तव्यों को पूरा करने से, एज अ सन, एक बेटे के रूप में, या ब्रदर, एक भाई के रूप में, या फादर, एक पिता के रूप में, एंड अ हस्बैंड, और एक पति के रूप में। आई वॉज नॉट बर्न विद द हंगर टू बी फ्री, आई वॉज नॉट बर्न, मैं नहीं पैदा हुआ था, विद द हंगर, एक भूख के साथ, टू बी फ्री, आज़ाद होने की, मैं आज़ाद होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बर्न फ्री, मैं आज़ाद पैदा ही हुआ था, फ्री इन एवरी वे, मैं हर तरह से आज़ाद था, दैट आई कुड नो, जितना मैं जानता हूँ, यानी मैं जितना जानता हूँ मैं हर तरह से आज़ाद था। फ्री टू रन, मैं दौड़ने के लिए आज़ाद था, इन द फील्ड्स, खेतों में, नियर माई मदर्स हट, मेरी माँ की झोपड़ी के पास, तो मेरी माँ के झोपड़ी के पास के खेतों में दौड़ने के लिए मैं आज़ाद था। फ्री टू स्विम, मैं तैरने के लिए आज़ाद था, इन क्लियर स्ट्रीम, स्वच्छ धारा में, दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव से होकर जाती थी, तो मेरे गांव से होकर जाने वाली नदी की स्वच्छ धारा में मैं तैरने के लिए आज़ाद था। फ्री टू रोस्ट मीलीज, अपना भोजन पकाने के लिए मैं आज़ाद था, अंडर द स्टार्स, तारों के नीचे। एंड राइड, और सवारी करने के लिए मैं आज़ाद था, द ब्रॉड बैक्स, चौड़ी पीठों पर, ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, धीमे चलने वाले बैलों की, धीमे चलने वाले बैलों की चौड़ी
पीठों पर मैं आज़ादी करने के लिए आज़ाद था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड, जब तक आई ओबेड, मैंने पालन किया, माई फादर, मेरे पिता का, जब तक मैंने अपने पिता के आदेशों का पालन किया, एंड अबाइडेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, और मेरे कबीले के नियमों का पालन किया। ठीक है, आप कह सकते हैं कि जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने कबीले के अबाइडेड बाय द कस्टम्स, रिवाजों का पालन किया। कस्टम मतलब होता है रीति रिवाज। ठीक है, तो कस्टम्स का पालन किया, रिवाजों का पालन किया ऑफ माई ट्राइब, मेरे कबीले के। तो जब तक मैंने अपने पिता के आदेश और अपने कबीले के रिवाजों का पालन किया, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, तो मुझे दिक्कत नहीं हुई, बाई द लॉज, नियमों से, ऑफ मैन, लोगों के, और गॉड, और ईश्वर के। तो मुझे लोगों और ईश्वर के नियमों से समस्या नहीं हुई। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। इट वॉज ओनली वेन, और तब मैंने ये जाना, आई बिगेन टू लर्न, मैंने ये जाना, इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न, इसका सीधा मतलब है कि मैं यह जाना, या फिर मैंने ये जाना, दैट माई बॉयहुड, कि मेरे बचपन की फ्रीडम, आज़ादी, वाज एन इल्यूजन, एक छलावा थी। मैंने ये जाना कि मेरे बचपन की आज़ादी एक छलावा थी। व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब मैं डिस्कवर हुआ एज अ यंग मैन, एक नवयुवक के रूप में। आप ऐसे कह सकते हैं कि तब एक नवयुवक के रूप में मुझे पता चला दैट माई फ्रीडम, की मेरी आज़ादी, हैड ऑलरेडी, पहले से ही, बीन टेकन फ्रॉम मी, मुझसे छीन ली गई है। दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, और आई बिगन टू हंगर, और मुझ में भूख जाग गई, फॉर इट, आज़ादी के लिए, और मुझ में भूख जाग गई आज़ादी के लिए, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि मैं इसके लिए तड़पने लगा। एट फर्स्ट, शुरू में, एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम, मैं आज़ादी चाहता था, ओनली फॉर माई सेल्फ, केवल मेरे लिए। शुरू में एक विद्यार्थी के रूप में मैं केवल अपने लिए आज़ादी चाहता था। द ट्रेशरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट मिड नाइट, कह रहे हैं कि एक ऐसी आज़ादी, या फिर एक क्षणिक आज़ादी, द ट्रांसिटरी फ्रीडम, एक क्षणिक आज़ादी, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रात में बाहर रहने की, रात में बाहर रहने की, रीड, पढ़ने की, व्हाट आई प्लीज्ड, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार पढ़ने की, एंड गो, और जाने की, वेयर आई चूज़, अपनी इच्छा अनुसार कहीं पर भी जाने की, और अपनी इच्छा अनुसार कहीं पर भी जाने की। द ट्रांसिटरी फ्रीडम, इसका मतलब होता है क्षणिक आज़ादी, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रात में बाहर रहने की, अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी पढ़ने की, और अपनी इच्छा अनुसार कहीं पर भी जाने की। लेटर, बाद में, एज ए यंग मैन, एक नवयुवक के रूप में। ठीक है, बाद में एक जवान व्यक्ति के रूप में भी आप कह सकते हैं, इन जोसेनबर्ग, जोसेनबर्ग एक प्लेस का नाम है। बाद में जोसेनबर्ग में एक जवान व्यक्ति के रूप में, आई यर्ड फॉर द बेसिक, आई यर्ड, मैं उत्सुक हो गया, यानी आज़ादी के लिए उत्सुक हो गया, फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल। बेसिक मतलब यहाँ पे सीधे सीधे है कि आधारभूत, ऑनरेबल मतलब होता है सम्मानजनक। ठीक है, तो आधारभूत और सम्मानजनक फ्रीडम, आज़ादी के लिए, आई यर्ड, मैं उत्सुक हो गया, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, अचीविंग माई पोटेंशियल मतलब होता है यहाँ पे सीधे सीधे कि अपनी जो शक्ति है ना, आपके अंदर की जो शक्ति, अर्थात आप अपनी क्षमता, जो आपकी क्षमता है कि आप क्या बन सकते हो, क्या कर सकते हो, वो चीज़ जानना। अब चूंकि बहुत ज़्यादा रोक लगाई गई थी तो ये लोग कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए वो कह रहे हैं कि अचीविंग माई पोटेंशियल, मैं अपनी जो शक्ति है ना, मैं उसको प्राप्त करना चाहता था, अर्थात मैं जानना चाहता था कि मेरी योग्यता कहाँ तक है। ठीक है, तो पहले ध्यान से समझो कि बाद में जोसेनबर्ग में एक नौजवान व्यक्ति के रूप में आधारभूत और सम्मानजनक आज़ादी के लिए मैं उत्सुक रहने लगा। अचीविंग, मैं प्राप्त करना चाहता था, माई पोटेंशियल, मैं अपनी अंदर की शक्ति को प्राप्त करना चाहता था। ऑफ अर्निंग माई कीप, मैं अपनी स्वयं की कमाई कमाना चाहता था। ऑफ मैरिंग, मैं विवाह करना चाहता था। एंड हैविंग अ फैमिली, और एक परिवार रखना चाहता था। द फ्रीडम, वो आज़ादी, नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, एक नियम अनुसार जीवन में, द फ्रीडम, वो आज़ादी, नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, कभी भी बाधा नहीं बनती। ठीक है, अर्थात मैं अपने परिवार में व्यस्त हो जाता, मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता, मैं अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता, उनको ये सारे नियम सिखाता, तो मैं अपनी आज़ादी से मैं किसी का भी विरोध करने नहीं जाता, मैं अपने परिवार से छुट्टी ही नहीं पाता, मुझको फुर्सत ही नहीं मिलती।
अब पढ़ने के अलावा किसी चीज़ से फुर्सत मिलती है आपको? नहीं मिलती ना। तो वही चीज़ वो कह रहे हैं कि मैं इन सब कामों में इतना व्यस्त हो जाता कि मुझे मेरी इस आज़ादी से किसी को कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, फिर से पढ़ो इसको। क्या कह रहे हैं कि लेटर बाद में एक जोशनबर्ग में एक युवक के रूप में आई अर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, मैं आधारभूत और सम्मानजनक आज़ादी के लिए तड़पता रहा। ठीक है, फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मैं अपने अंदर की शक्ति को प्राप्त करने, ऑफ अर्निंग माई कीप, स्वयं की कमाई कमाने, ऑफ मैरिंग, विवाह करने, एंड हैविंग अ फैमिली, और एक परिवार रखने की आज़ादी के लिए अर्न कर रहा था, तड़प रहा था। द फ्रीडम नॉट टू बी स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और नियम अनुसार जीवन में, लॉफुल लाइफ, नियम अनुसार जीवन में यह आज़ादी कभी भी बाधा नहीं बनती। बट देन, लेकिन तब आई स्लोली सा, मैंने देखा, स्लोली मतलब धीरे धीरे, सॉ मतलब देखा, बट देन आई स्लोली सॉ, तब मैंने धीरे धीरे देखा कि दैट नॉट ओनली वाज आई, कि केवल मैं ही नहीं हूँ, वाज नॉट फ्री, जो आज़ाद नहीं है। ठीक है, कि केवल मेरी ही आज़ादी नहीं छीनी गई, बट माई ब्रदर्स, लेकिन मेरे भाइयों की एंड सिस्टर और बहनों की भी वर नॉट फ्री, आज़ादी छीनी गई थी। और तब मैंने धीरे धीरे देखा कि केवल मेरी ही आज़ादी नहीं छीनी गई है, बल्कि मेरी भाइयों और बहनों की भी आज़ादी छीनी गई है। ऐसा मैंने देखा दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज कोल्टर्ड, ऐसा मैंने देखा दैट कि इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, कि केवल मेरी ही आज़ादी नहीं है, दैट वाज कल्टर्ड, कल्टर्ड मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है। मैंने देखा कि केवल मेरी ही आज़ादी ऐसी नहीं है जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, हर एक व्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाया गया है, हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरी तरह दिखता है। बल्कि हर एक व्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाया गया है जो मेरी तरह दिखता है। दैट इज़ व्हेन, और तब आई ज्वाइंड, मैंने शामिल हुआ या फिर मैंने भाग लिया या फिर मैंने ज्वाइन किया द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि तब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गया। एंड दैट इज़ व्हेन, और ठीक उसी समय, यानी उस समय, द हंगर ऑफ माई ओन, मेरी खुद की फ्रीडम, आज़ादी की हंगर, भूख, और उस समय मेरी स्वयं की आज़ादी की भूख बिकेम द ग्रेटर हंगर, बड़ी हो गई, बड़ी भूख बन गई, फॉर द फ्रीडम, आज़ादी के लिए, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की। और तब मेरी स्वयं की आज़ादी की भूख मेरे लोगों की आज़ादी के लिए ज़्यादा बड़ी भूख बन गई। अर्थात मैं स्वयं के बारे में बाद में सोचने लगा, पहले मैं अपने लोगों के बारे में सोचने लगा कि मुझे अपने लोगों को आज़ाद कराना है। इट वॉज दिस डिज़ायर, यही इच्छा थी, फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की। तो मेरे लोगों की आज़ादी की यही इच्छा थी, टू लिव, ताकि वो जीवन यापन कर सकें, देयर लाइफ्स, ताकि वो अपना जीवन जी सकें, विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, पूरे सम्मान से। तो मेरे लोगों की सम्मान से जीने की यही आज़ादी थी, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरे जीवन को एनिमेट किया, गतिमय किया। ठीक है, तो इट वॉज दिस डिज़ायर, यही इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम, आज़ादी की, यानी मेरी ये इच्छा थी कि मैं अपने लोगों को आज़ाद कराऊं और वो सम्मान से जीवन यापन करें। ठीक है, तो इट वॉज दिस डिज़ायर, मेरी यही इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम, की मेरे आज़ादी की। आप ऐसे पढ़िए कि इट वॉज दिस डिज़ायर, यही इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम, आज़ादी की, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की। तो मेरे लोगों की आज़ादी की यही इच्छा थी, टू लिव देयर लाइफ्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ताकि वो अपना जीवन सम्मान से जी सकें या अपना सम्मान से अपना जीवन यापन कर सकें। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरे जीवन को रूप दिया या मेरे जीवन को गतिमय किया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड, जिसने बदल दिया, अ फ्राइटेंड यंग मैन, एक भयभीत या एक डरपोक यंग मैन, नौजवान को, इंटू अ बोल्ड वन, एक बोल्ड वन, एक साहसी व्यक्ति में। इसने एक डरपोक व्यक्ति को साहसी व्यक्ति में बदल दिया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, लॉ अबाइडिंग, कानून का पालन करने वाले अटॉर्नी, अटॉर्नी का अटॉर्नी ही होता है, मतलब एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो कानून का पालन करता हो। तो एक कानून का पालन करने वाले अटॉर्नी को
बिकेम अ क्रिमिनल, एक अपराधी बना दिया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड, टर्न्ड इसने बदल दिया, फैमिली लविंग हस्बैंड परिवार से प्यार करने वाले पति को, इनटू अ मैन विदाउट होम, बिना घर का व्यक्ति। इसने परिवार से प्यार करने वाले पति को बेघर बार का बना दिया या बेघर कर दिया। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन, इसने फोर्स किया लाइफ लविंग मैन, जीवन से प्रेम करने वाले व्यक्ति को, टू लिव लाइक अ मॉन, एक मॉन्क मतलब होता है साधु सन्यासी, ठीक है। तो एक सन्यासी की भांति, एक भिक्षुक की भांति, ठीक है। तो एक जीवन से प्यार करने वाले व्यक्ति को इसने एक भिक्षुक में बदल दिया, ठीक है, एक भीख मांगकर जीवन कर यापन करने वाले एक साधु के रूप में। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन, इसने एक जीवन से प्यार करने वाले व्यक्ति को एक साधु बना दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन, आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, मैं बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आत्म बलिदानी नहीं हूँ, और ना ही मैं वर्चुअस हूँ, ना ही मैं बहुत गुणी हूँ, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा, आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं बहुत ज़्यादा गुणी नहीं हूँ, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, और ना ही मैं बहुत आत्म बलिदानी हूँ, देन द नेक्स्ट मैन, अगले व्यक्ति की तुलना में, ठीक है। तो अगले व्यक्ति की तुलना में, अर्थात जो पुराने नेता लोग हुए जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया, उन सभी की तुलना में, तो अगले व्यक्ति की तुलना में मैं ना तो बहुत ज़्यादा आत्म बलिदानी हूँ और ना ही बहुत गुणी हूँ। बट आई फाउंड, लेकिन मैंने जाना है, दैट आई कुड नॉट इवन कि मैं खुद भी इंजॉय, आनंद नहीं उठा सकता, द पुअर, उस थोड़ी सी अनलिमिटेड और सीमित फ्रीडम, आज़ादी का, उस थोड़ी सी और सीमित आज़ादी का आनंद नहीं उठा सकता, आई वॉज अलाउड, जो मुझे दी गई है। वेन आई न्यू, जब मैं जानता हूँ कि माई पीपल वर नॉट फ्री, कि मेरे लोग अभी आज़ाद नहीं हुए हैं, या फिर मेरे लोग अभी स्वतंत्र नहीं हुए हैं। फ्रीडम इज इंडिविजिबल, आज़ादी इंडिविजिबल है, आज़ादी अविभाज्य है। द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, चेन अगर जंजीर है, ऑन एनी वन किसी पर भी, ऑफ माई पीपल मेरे लोगों में से एक व्यक्ति पर भी अगर जंजीर है, तो वर द चेन, तो वो जंजीर होगी ऑल ऑफ देम, उन सभी पर, ठीक है। मेरे लोगों में से अगर एक के ऊपर भी जंजीर पड़ी है तो वो सभी पर जंजीर के समान होगी। द चेन ऑन ऑल, और उन सभी पर जंजीर, ऑफ माई पीपल, और मेरे सभी लोगों पर अगर जंजीर है तो वर द चेन ऑन मी, तो वो मुझ पर पड़ी जंजीर के समान होगी, ठीक है। आगे चले। आई न्यू, मैं जानता था, दैट द ऑपरेशर, कि जो गुलाम बनाने वाला व्यक्ति है, मस्ट बी लाइबरेटेड, उसे आज़ाद कराना पड़ेगा, जस्ट एज, ठीक उसी प्रकार, श्योरली एज द ऑपरेस्ड, गुलाम व्यक्ति की भांति। अब ये बात नहीं समझ में आ रही होगी कि कह रहे हैं कि जो गुलाम बनाने वाला व्यक्ति है उसको भी गुलाम व्यक्ति की भांति ही आज़ाद कराना पड़ेगा। ये कौन सी बात है भाई, जो गुलाम बना रहा है वो कैसे गुलाम हो गया? देखो आगे समझाएंगे, ठीक है। कि जो दमनकारी होते हैं, ऑपरेशन मतलब दमनकारी, और ऑपरेस्ड मतलब होता है पीड़ित, ठीक है। तो गुलाम बनाने वाला व्यक्ति यानी ऑपरेशर यानी दमनकारी, और ऑपरेस्ड मतलब गुलाम यानी जो पीड़ित है, जिसको गुलाम बनाया गया है। तो आई न्यू, मैं जानता था, दैट द ऑपरेशर, कि गुलाम बनाने वाले व्यक्ति को यानी दमनकारी को भी मस्ट बी लाइबरेटेड, ठीक उसी प्रकार आज़ाद कराना पड़ता है, जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, जिस प्रकार पीड़ित को आज़ाद कराना पड़ता है। अब इस बात को ये आगे समझाएंगे कि अ मैन हु टेक्स अवे, एक ऐसा व्यक्ति हु टेक्स अवे, जो छीन लेता है अनदर मैन्स फ्रीडम, किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन लेता है। अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो खुद, हेट्रेड मतलब होता है नफरत, प्रिजनर मतलब कैदी, तो वो खुद नफरत का कैदी होता है, अर्थात उससे सब लोग नफरत करने लगते हैं। अगर आप किसी का शोषण करने लगें, रोज़ रोज़ किसी बच्चे को परेशान करने लगें स्कूल में, तो वो आपसे नफरत करने लगेगा। अगर उसको मौका मिला तो आपका कुछ ना कुछ अहित भी कर देगा, ठीक है। तो वही चीज़ ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी की आज़ादी को छीनते हैं तो एक तरह से आप भी गुलाम ही बन जाते हैं, यानी अगर मौका मिला सामने वाले को तो वो आपका कुछ ना कुछ अहित करेगा। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, ही इज़ लॉक्ड,
वो कैद हो जाता है, बिहाइंड द बार सलाखों के पीछे, ऑफ प्रीजुडिस एंड नैरो माइंडनेस। नैरो माइंडनेस मतलब होता है यहाँ पे कि संकीर्ण मानसिकता, ठीक है। तो संकीर्ण मानसिकता, प्रीजुडिस मतलब जुडिस मतलब होता है प्रीजुडिस, प्रीजुडिस मतलब होता है पूर्वाग्रह। तो ही इज लॉक्ड, वो कैद हो जाता है, बिहाइंड द बार सलाखों के पीछे, पूर्वाग्रह और संकीर्ण दिमाग के। वह संकीर्ण दिमाग और पूर्वाग्रह की सलाखों के पीछे बंद हो जाता है या कैद हो जाता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं वास्तव में फ्री नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, तो कह रहे हैं कि आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सही अर्थ में आज़ाद नहीं हूँ। इफ़ यदि आई एम टेकिंग, मैं छीन रहा हूँ, अवे समवन एल्स, किसी दूसरे की फ्रीडम, आज़ादी को, अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन रहा हूँ, ठीक है, कि आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सही तरीके से या सही रूप से या सही अर्थ में आज़ाद नहीं हूँ अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन रहा हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, ठीक उसी प्रकार जैसे मैं फ्री नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी आज़ादी इज टेकन फ्रॉम मी, मुझसे छीनी गई है, ठीक है। तो जस्ट एज श्योरली, ठीक उसी प्रकार, एज आई एम नॉट फ्री, जिस प्रकार मैं आज़ाद नहीं हूँ, व्हेन, जब, माई फ्रीडम, मेरी आज़ादी इज टेकन फ्रॉम मी, मुझसे छीनी गई है, यानी उसी प्रकार जैसे कि मुझसे मेरी आज़ादी छीनी गई है, मैं आज़ाद नहीं हूँ, उसी प्रकार अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी छीनता हूँ तो भी मैं आज़ाद नहीं रहूँगा। द ऑप्रेस्ड, गुलाम, एंड द ऑप्रेसर, और गुलाम बनाने वाला, अलाइक, समान रूप से, आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मतलब होता है मानवता, तो मानवता से रॉब्ड होते हैं, वंचित रह जाते हैं, ठीक है। तो गुलाम बनाने वाला और गुलाम समान रूप से, यानी दोनों लोग समान रूप से मानवता से वंचित रह जाते हैं। गुलाम बनाने वाला इस प्रकार से मानवता से वंचित है क्योंकि उसको सामने वाले का शोषण करना है ताकि वो उठकर उसका शोषण ना कर दे, ठीक है, यानी उसके साथ कुछ अहित न कर दे। और जिसको गुलाम बनाया गया है वो पहले से ही मानवता से वंचित हो गया क्योंकि उसका इतना ज़्यादा शोषण कर दिया जाता है कि वो सोचता है कि किस तरह से मैं इन बेड़ियों से, गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद हो जाऊं। दोनों तरह से बात है कि दोनों में मानवता समाप्त हो जाती है। पहला, जो गुलाम बनाता है वो गुलाम को उठने ही नहीं देता, तो इस तरह से उसकी मानवता समाप्त हो गई। और जो गुलाम है वो किसी भी तरह से किसी का भी अहित करके स्वयं आज़ाद होना चाहता है, इसलिए उसकी भी मानवता समाप्त हो जाती है। इस चैप्टर को अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करना ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ तैयारी कर सको।